हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और यूपी में 27,360 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में एक दिन में 19,486 नए मामले सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 14,912 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लौट आया है। बीती रात से शुरू हुए वीकेंड कर्फ्यू के बाद गुलजार रहने वाली दिल्ली की सड़कें सुनसान हैं। दिल्ली में 2 दिन के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली का हार्ट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हर नाके पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू में जारी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद है, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है, जबकि हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर मेट्रो सेवा पर भी दिखाई दे रहा है। मेट्रो की येलो लाइन, ब्लू लाइन में ट्रेनें 15 से 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और इसके उत्पादन में तेजी लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन, स्टील, सड़क परिवहन और अन्य मंत्रालयों की ओर से संबंधित जानकारियां प्रधानमंत्री से साझा की गई। हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,277 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 24 घंटों में 2,958 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में 1,919 और फरीदाबाद में 980 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में कोरोना के 418 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिंद में 163 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ करनाल में 449, पंचकुला में 314 नए मामले सामने आए हैं। हिसार में 288 नए केस सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में 142 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ अंबाला में 269 और पानीपत में 155 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जारी है। कोरोना की नई लहर ने बुजुर्गों के अलावा युवाओं पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में बीते 1.5 महीने से सामने आ रहे कोरोना मरीजों की उम्र 21 से 40 साल के बीच है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कई जगहों पर लोग कोविड के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उधर सरकार के मंत्री भी लगातार लोगों से वैक्सीनेशन में शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के खिलाफ जारी दिशा निर्देश के बावजूद बाबल के एक सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर कोविड गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दरअसल सभी बाजार बंद नजर आए। इसके बाद एसपी ने हाईवे का दौरा किया, जहां एक ढाबा और फास्ट फूड वैन खुली नजर आई, जिसके बाद सभी को
राउंड अप किया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी कमलदीप गोयल ने अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग थाने के एसएचओ को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू की पालना कैसे करवानी है। वहीं एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर न निकले। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की सबसे बड़ी वजह आज लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधित नियमों का पालन करने का अपील किया उन्होंने। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा रोडवेज विभाग ने गोहाना से हरिद्वार और देहरादून जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद गोहाना बस डिपो पर बगैर मास्क के बस में न तो यात्रा की जाएगी और न ही किसी कार्यालय में एंट्री मिलेगी। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी है। दीप सिद्धू को जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं। दीप सिद्धू से अदालत ने कहा है कि वो अपना पासपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास जमा करवाएं। दीप सिद्धू से कहा गया है कि वो जो फोन नंबर यूज करें उसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दर्ज करवाना होगा और हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को अपनी लोकेशन बतानी होगी। दीप सिद्धू के लिए ये भी शर्तें रखी गई हैं कि वे 24 घंटे अपने फोन की लोकेशन ऑन करें। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शनिवार को यमुनानगर में वन विभाग के चल रही विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने NH 344 हाईवे पर पहुंचकर पौधारोपण का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि मात्र 9 महीने में जो पौधे चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस 90% से ऊपर है और ये एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव शाहजादवाला की पंचायती जमीन 37.5 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए हैं और यह हरियाणा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आम का इतना बड़ा बाग विकसित किया जाएगा। इससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और हरियाली और पर्यावरण भी बढ़ेगा। बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक बल्लभगढ़ में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए बुलाई गई। शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ट्यूबवेलों को लेकर भी अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिलती है तो ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। रिटायर कर्मचारी संघ की बैठक संघ के चेयरमैन बलदेव घनघस की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। वहीं रोडवेज से सेवानिवृत्त बाबूलाल को जिला अध्यक्ष चुना गया और देवेंद्र तिवारी को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सैनी भी मौजूद रहे।
चेयरमैन ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी खंडों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के तत्वावधान में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं और कर्मचारियों ने गोहाना के कई विभागों में जाकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग कर सरकार से पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने और महंगाई भत्ते और एलटीसी पर लगाई रोक को तुरंत बहाल करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 25 अप्रैल को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कर्मचारियों की मांग पर बोलते हुए जिला सचिव जय भगवान दैया ने बताया कि कर्मचारी लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। चरखी-दादरी में रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन में एक लवारिश बैग में बच्चे का शव मिला। चरखी-दादरी जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन जब चरखी-दादरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो इसमें सवार यात्रियों ने जीआरपी चौकी में सूचना दी कि ट्रेन में काफी देर से एक लवारिस पिट्ठू बैग रखा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ट्रेन में पहुंची और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो इसमें से करीब 3 साल के बच्चे का शव मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 143वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत जिला के बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सोनीपत के गांव खुर्रमपुर के किसानों पर लगा। गोली मारने के साथ ही अन्य किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर खुर्रमपुर निवासी और बीजेपी के जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान समेत 17 लोगों पर केस दर्ज करते हुए जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान और उनके चचेरे भाई मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी कब्जे में ले लिया है। हरियाणा के खुर्रमपुर और यूपी के नंगला बहलालपुर गांव के किसानों के बीच साल 1993 से 254 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बदलते मौसम के कारण आढ़ती परेशान नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट अनाज मंडी में न तो लिफ्टिंग हो रही है और न ही विभाग की तरफ से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आढ़तियों का कहना है कि मंडी में उठान का बुरा हाल है और ऐसे में अगर एक बार फिर बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। सिरसा अनाज मंडी में उठान का काम देरी से होने के कारण अब सड़कों पर भी फसल पड़ी हुई है, जिसके कारण मंडी आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को वाहन खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। मंडी में उठान की समस्या को देखते हुए 2 दिन के लिए खरीद बंद की गई है। किसानों का कहना है कि मंडी में फसल उठान नहीं होने के कारण उसकी फसल भीग गई। बड़ाडा की अनाज मंडी के गेट पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने आढ़तियों के साथ इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि मंडी में खरीदे गए गेहूं का उठान नहीं हो रहा है और 6 अप्रैल को खरीदे गए गेहूं का आज तक भुगतान नहीं किया गया। आपको बता दें कि मंडी में गेहूं की आवक तेज है, जिसके चलते मंडी में भारी मात्रा में गेहूं की फसल रखी हुई है, जिसकी वजह से किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर उठान नहीं हुआ तो आगे आढ़ती गेहूं कैसे खरीदेंगे।
इसी कड़ी में किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार 24 घंटे में उठान शुरू नहीं करती है और किसानों को पेमेंट नहीं करती है तो वो मंडी को ताला लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बादली की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी। वत्स ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने मंडी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायत की। साथ ही किसानों ने बताया कि समय पर पंजीकरण करवाने के बाद भी मार्केट कमेटी की ओर से मैसेज जारी नहीं किए जाते, जिससे उन्हें गेट पास लेने में परेशानी हो रही है। गेहूं के रखरखाव की समस्या भी मंडी में बनी हुई है। वही आढ़तियों ने बताया कि अनाज खुले में है, जिससे बारिश और आंधी से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। विधायक कुलदीप वत्स ने मौके पर ही समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों सहित जिला उपायुक्त से बातचीत कर समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई 11वीं की छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। यमुनानगर के शुगर मिल के पास लगी भीषण आग में जलकर 6 दुकानें राख हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर ट्रक बॉडी का काम किया जाता था। आग इतनी भयंकर थी कि एक के बाद एक 6 दुकानें आग की लपटों में घिर गईं। दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हादसे में लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया है, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है और लोगों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। बता दें कि रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी से विधायक चिरंजीवी राव विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। घर घर शक्ति की देवी माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के असर के कारण प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो कुछ मंदिर खुले हुए हैं। बावजूद इसके लोग मंदिर में नहीं पहुंच रहे हैं। पानीपत के हुड्डा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाहन शॉप और अहाता पर छापेमारी की। वहीं उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल वाइन शॉप के कागज देखे जा रहे हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर जगह से संबंधित कागज नहीं मिलते तो इस पर उचित कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 3 महीने से चल रहे शमशान घाट के बनने के विरोध में धरना प्रदर्शन को शनिवार को खत्म कर दिया गया। गौरतलब है कि वजीराबाद में पिछले काफी समय से गांव की जमीन पर बनने वाले जिले के सबसे बड़े शमशान घाट का विरोध लगातार लोग कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि रिहायशी इलाके में इस समय शमशान घाट के बनने से लोगों को काफी परेशानी होगी। इसके चलते यहां शमशान घाट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद तमाम बड़े नेता और नगर निगम के सभी पार्षदों ने भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। पिछले 3 महीने से यही मांग थी कि यहां शमशान घाट नहीं बनना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने इस बात को माना और शमशान घाट को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना वायरस के महामारी के चलते जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वहीं चीन ने इस साल की पहली तिमाही में पिछले साल की तुलना में 18.3% की वृद्धि दर्ज की है।
चीन के सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र में मजबूती दिखाई गई है, लेकिन असामान्य रूप से मजबूत इन आंकड़ों के लिए पिछले साल के कमजोर आंकड़ों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अमेरिका और जापान ने क्वाड साझेदारी समेत कई मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्वाड साझेदारी के अलावा विज्ञान, तकनीकी, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। भारत और नेपाल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दोस्त हैं। टीएलपी द्वारा जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पाक में ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया है। इस योजना में कामत समिति की ओर से पहचान किए गए 26 क्षेत्र भी शामिल है। सरकार ने पिछले महीने ही योजना की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाते हुए 30 जून तक कर दिया था। सरकार ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए व्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दी। ₹6,238 करोड़ रुपए की ये योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू रहेगी। इससे पहले 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडारण 9 अप्रैल को सप्ताह में 4.34 अरब डॉलर बढ़कर 581.21 अरब डॉलर हो गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 40 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की मजबूत टीम के खिलाफ सही संयोजन के साथ उतरने का प्रयास करेगी। डेविड वार्नर की अगुवाई में वाली सनराइजर की टीम को चेन्नई की पिच रास नहीं आ रही है और टीम 150 रन से भी कम के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही है। दीपक चाहर के शानदार शुरुआती स्पेल की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई की ये 2 मैचों में पहली जीत है जबकि पंजाब को पहली हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर महज 106 रन ही बना पाई। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पिछले काफी समय से कार्तिक करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर चर्चा में बने हुए थे। वहीं अब खबर सामने आ गई है कि धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इससे लेकर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। हॉलीवुड अभिनेत्री हेलन मैकक्रोरी का 52 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। हैरी पॉटर सीरीज का हिस्सा रही हेलन मैकक्रोरी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में इस वीकेंड पर रामायण स्पेशल एपिसोड आने वाला है। इसका एक प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें म्यूजिकल रामलीला का माहौल देखने को मिल रहा है। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर अमिताभ ने भी एक गर्व से भरा पोस्ट किया है। उन्होंने खुद को प्राउड पापा बताया है।
लोकप्रिय तमिल फिल्म अभिनेता विवेका चेन्नई के एक अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया। देर रात सीने में दर्द होने के कारण अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया।